नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया और मैं हूं पंकज के सिंह। आज बिहार की बात हम लोग करेंगे और दो बिहारी हम लोग मिल करके इस चर्चा को बिहार में उठापटक जो हो रहा है, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है उसको लेकर के एक विश्लेषण हम लोग करेंगे। एक बहुत ही लोकप्रिय गाना मुझे याद आ रहा है कि वो गाना आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि पतझड़ मौसम बसंत बहार और एक बरस में मौसम चार और पांचवा मौसम तो बिहार में आजकल ये चल रहा है कि पांचवा मौसम वार। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के एडीजी साहब कह रहे हैं कि ये जो मौसम है उस मौसम में वार होते हैं, मतलब मर्डर होते हैं, हत्याएं की जाती हैं और ये तमाम चीजें बिहार के अंदर चल रही हैं। विगत कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हत्याएं वहां पे हो रही हैं। ये जो बिहार की बात हम करने जा रहे हैं उसमें तमाम जो पॉलिटिकल घटनाएं होंगी उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कालांतर में। आज विशेष तौर पे हम हत्याओं से जो हाहाकार मचा हुआ है बिहार के अंदर उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और हमारे मित्रवत अग्रज शिवपूजन झा जी हैं। वो एडिटर भी हैं, पॉलिटिकल पंडित, इनका अपना भी चैनल है और साथ ही साथ बहुत लंबे अरसे से बिहार की राजनीति को बहुत ही बारीकी से देखते आए हैं। हम यूं कहें कि हम बिहार में रहते हुए या बिहार हमारे अंदर समाया हुआ है, लेकिन बिहार में जो चीजें हो रही हैं उनसे हम सब लोग बहुत ज्यादा व्यथित भी हैं और चिंतित भी है। शिव पूजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका खास मंच पे, खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि बिहार में जो इन दिनों हत्याएं जो हो रही हैं इनके पीछे जो कारण है या जो वजह हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ क्या ये न कहा जाए कि नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार या भाजपा के दो दो डिप्टी सीएम ये सब फेल हो चुके हैं? आपकी प्रतिक्रिया। पंकज जी, थैंक यू सो मच, आपने शो में बुलाया। थोड़ा सा डीप डाइविंग करते हैं इस विषय पे। वजह साफ है और थोड़ा डीप डाइविंग करने की क्षमता इसलिए भी है कि तकरीबन 13-14 साल तक दिल्ली में मैं पत्रकारिता मैंने की और एज ए क्राइम रिपोर्टर शुरुआत की थी। तो फूलन देवी मर्डर केस हो, पार्लियामेंट अटैक केस हो, जेसिका लाल केस हो, निठारी कांड हो, ऐसे घटनाएं हमने देखी हैं। हाल के दिनों में बिहार में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, केसेस आइसोलेटेड हो सकते हैं, मार्क माय वर्ड्स, केसेस आइसोलेटेड हो सकते हैं। खेमका को घात लगा करके दरवाजे के सामने और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा जाता है। दूसरी अहम घटना, और घटना तो तकरीबन हर रोज होती चली जा रही है। दूसरी घटना में आप देखिए वहां पर भी पैटर्न एक निकल करके सामने आता है। पैटर्न क्या होता है कि भाई सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, 5 बंदे आते हैं, रेकी किसी ने की होगी, इंफॉर्मेशन सटीक पहले किसी ने दी होगी। 5 बंदे आते हैं हथियार लहराते हुए, यानी कि कानून पर एतबार बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल भी नहीं रह गया है। पुलिस का जो एक खौफ जिसकी बात की जाती थी उसका बिल्कुल भी एतबार नहीं रह गया है। हम इस विषय पर भी आगे डीप डाइविंग करेंगे कि पुलिस का एतबार क्या होता है। अब सच्चाई ये है कि आराम से ये बंदे उस वार्ड में अंदर प्रवेश करते हैं, अंधाधुंध गोली फायर करते हैं, कॉरिडोर में जो भी आता है उसको धमकी देते हैं एंड दे मैनेज टू गो अवे। और ये जो स्पर्ट हम देख रहे हैं इन द क्राइम ग्राफ, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की गिरती साख को परिलक्षित कर रहा है। आपको याद होगा वो दौर, और खास करके वो दौर मुझे इसलिए भी ज्यादा स्मरण है क्योंकि एक दौर था जब हम बिहार से पलायन कर चुके थे, दिल्ली गए थे और वहां पर बार बार वो स्टिग्मा झेलना होता था, बिहारी है के, बिहारी है के। फिर नीतीश कुमार का एक दौर आया खास करके 2005 के बाद, जहां पर बिहारियों को थोड़ा सा लोग कम से कम वो इज्जत देना शुरू उन्होंने किया। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ या फिर दूसरे प्रांतों की बात कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि तब तक जब तक की एनडीए की सरकार रही बिहार में, और तब तक जब तक कि नीतीश कुमार छिटक करके सत्ता के वजह से फिर दूसरे पाले में ना चले गए, तब तक नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पे, क्राइम पर पूरी तरह से कंट्रोल था। ये बेडरॉक था, मैं कहूंगा ये यूएसपी था नीतीश कुमार का। सुशासन बाबू का जो ये एडाज उन पर चिपका था, ये उसी वजह से चिपका था। मुझे वो दौर याद है कि शुरुआती चंद महीनों में ही तकरीबन 88,000 हार्डल्ड क्रिमिनल्स या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर वो पलायन कर गए थे, यहाँ से भाग गए थे वो बिहार से। इस तरीके से सख्त कार्रवाई हुई थी। और वहां पर, यहाँ पर बिहार में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि बुलडोजर कार्रवाई हुई हो या बहुत फियर्स
एनकाउंटर हो रहा हो। ये माध्यम से नहीं किया गया था। माध्यम क्या था उस पर भी हम आएंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं अभी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि पुलिस पर से एतबार उठ रहा है, पुलिस डिफोकस्ड हो गई है। पुलिस क्यों डिफोकस्ड हो गई है? आप बैरिकेड लगाते हैं, सघन जांच करते हैं तो शायद किसी गाड़ी में आपको हथियार मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आपको शराब मिल जाता है तो पुलिस को की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो कमाई का एक जरिया हो गया है, एक पैरेलल इकोनॉमी हो गई है। आपने अपने वर्क फोर्स का, पुलिस फोर्स का एक साइजेबल चंक लगा दिया है किसमें? तो भाई शराब ढूंढो। आप देख रहे हैं कि कितने रेड हो रहे हैं शराब को लेकर के। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर के लोग जहरीली शराब पी रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। यानी कि आपके वर्क फोर्स का पहले से ही तो बहुत लिमिटेड है आपके पास पुलिस फोर्स, इसको आपने डाइवर्ट किया और उनके लिए सीधा दिखता है एक मॉनिटरी कंसिडरेशन। उनको दिखता है कि अगर कोई एक शराबी पकड़ा गया तो भाई उससे अच्छा पैसा ऐंठा जा सकता है। और तभी ना तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि 25,000 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो चुकी है ये। खैर हम आते हैं और जो इशू मैं उठा रहा था आपके सामने, पुलिस पर से एतबार। हमने देखा कि नीतीश कुमार की बड़ी जबरदस्त हाल के दिनों में पहल हुई थी कि महिला पुलिस वाली हर तरफ दिखती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि बहुत अच्छा कि जो मतलब कहते हैं महिलाओं को नीतीश कुमार बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि वो आ रही है। लेकिन ऐसी भी घटनाएं आप सुन रहे हैं कि भाई बैरिकेड्स लगा हुआ है और इतना ज्यादा आम आदमी का मतलब पुलिस से एतबार उठा हुआ है, यानी खौफ नहीं रहा पुलिस का कि बैरिकेड पर जहां उनको रोका जा रहा है वो बैरिकेड को तोड़ते हुए पुलिस को रोकते हुए निकल रहे हैं। हाल की ये घटना इस तरीके से हुई। तो मेरा मानना है कि ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली कांस्टेंट और सिस्टमेटिक इरोजन हुआ है पॉलिसी में, कांस्टेंट और सिस्टमेटिक इरोजन हुआ है पुलिस पे एतबार का। और मैं जो आपको मुद्दा बता रहा था कि कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे द पॉलिटिकल पंडित पे एक बड़ा पॉडकास्ट किया था। अभयानंद जी को हमने इनवाइट किया था। अभयानंद जी के कार्यकाल को आप अगर गौर करेंगे तो वो कार्यकाल उनका वो था जहां पर कि कोई बुलडोजर पॉलिसी नहीं हुई थी। वहां पर एनकाउंटर के जरिए क्रिमिनल्स को, हार्डन्ड क्रिमिनल्स को, दे वर नॉट ब्रॉट टू बुक, देयर वाज स्पीडी ट्रायल व्हिच वाज पुट इन प्लेस। स्पीडी ट्रायल और दूसरा कि जितने भी हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे उनकी कमर तोड़ी गई थी, इकोनॉमिक बैकबोन उनका तोड़ा गया था। एक घटना उन्होंने उल्लेख किया था और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है समझना, खास करके पुलिस के अधिकारियों को समझना कि शायद नवादा की घटना थी और एक मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद पुलिस जो है अन्वेषण के लिए घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है। सबको पता था किसने मर्डर किया है। पुलिस पहुंचती है कहां? तो जज साहब के पास, ताकि कुर्की जब्ती का आदेश लिया जा सके। अब आप सोचिए कि किसी क्रिमिनल ने कि तमाम जो उसने जो भी कमाया है, भाई क्राइम का दो पहलू हुए हैं ना। कुछ लोग तो शौक से या फिर वो कहते हैं ना शोसेबाजी में कर दिया, कुछ लोगों के लिए तो वो इकोनॉमिक मतलब आधार हो चुका है। ये जो एडीजी साहब के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए हैं उसके दो पहलू है ना। एक तो पहलू जो फार्मर्स को कह दिया कि मानसून के पहले कुछ करने को नहीं है तो फिर वो क्राइम करने लगते हैं, बेहद गलत, शर्मनाक है, निंदा करने योग्य है। लेकिन दूसरा पहलू वो विचार नहीं, बहुत बड़ा बयान, दूसरा पहलू विचार नहीं है ना। इस मुद्दे पे भी मैं आता आपके पास, क्योंकि कई लोगों का ये मानना उस पर करेंगे कि वो लेकिन वहां बातें हो रही हैं सब जी पंकज, वहां पर उन्होंने युवाओं का जिक्र किया कि युवा जो है वो शार्प शूटर के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी ना जी। तो उनको ये बयान देने की क्या जरूरत आन पड़ी, ये हम समझना चाहते हैं। साथ ही ये समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है? ये जो हत्याएं हो रही हैं ये चुनाव नजदीक है इसलिए हो रही हैं, या इनके पीछे कोई गहरी साजिश है, या क्या ये राजनीति से संरक्षण प्राप्त किए हुए जो अपराधी हैं वो इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं? देखिए अभी हाल के दिनों में जो गैंग्स निकल करके आ रहे हैं तो अलग अलग उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकते हैं। हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली हुई है। तकरीबन सब पार्टी की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। भाजपा की सरकार होगी तो राजद के कार्यकाल का बार बार जिक्र करेंगे। अभी हाल के दिनों में आपने देखा था कि नीतीश कुमार जिस भी फोरम पर होते थे वो बार बार यही कहते थे कि 2005 के पहले क्या था याद है ना आपको, अब किस मुंह से बोलेंगे। लेकिन देखिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये पैटर्न आखिर इवॉल्व क्यों कर रहा है। ये हायर्ड क्रिमिनल्स जेल से पूरा गैंग को ऑपरेट कराना, अभी भी जो बात जो तफ्तीश में बातें निकल करके सामने आ रही है तो पता चल रहा है कि भाई जेल में पूरा का पूरा ये साजिश पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी लेकी गई, इस तरीके की बातें सामने। यानी कि आपका जेल है या क्या है?
एक बात, इसके पहले तो आप आरोप लगाते थे कि सीएम हाउस में जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम जो भी होता था उसकी डील हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जेल में ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इवॉल्व कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के हैंडलर्स तक आप पहुंचे और तुरंत पहुंचे, सख्त कार्रवाई करें, स्पीडी ट्रायल करें, ये रुकना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा ना कि कहा जाता था कि यहाँ पर पहले हम जिक्र करते थे, कई बार डॉक्यूमेंट्री पंकज जी हमने की है यहाँ पर, द न्यू टेरर नर्सरी ऑफ द वर्ल्ड। और दरभंगा के कुछ इलाके का हमने जिक्र किया था, बॉर्डर इलाके का जिक्र किया था। बहुत सारे एकाएक आपने देखा था कि आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मुंगेर में पहले इलीगल आर्म्स फैक्ट्री थी और उसकी तकनीक बाहर स्मगल्ड आउट हो गई। तो तकनीक जब बाहर स्मगल्ड आउट होती है तो उसमें क्या होता है? लोग आराम से गंगा के किनारे बैठ करके, डेसोलेट स्ट्रेच है, वहां पर पुलिस की गश्त नहीं हो रही है, वहां पर आराम से मौजर बना रहे हैं। उनको लेथ मशीनें इतनी इतनी मुंगेर में आखिर क्यों डेवलप हो गई थी? लेथ मशीन का क्या काम था? वो जो रिक्वायर्ड मैन पावर और स्किल की आवश्यकता थी, वो स्किल ऑलरेडी अवेलेबल था। आपके पास फायर आर्म्स थे, फायर आर्म्स को की फिर उसके बाद स्मगलिंग शुरू हो गई। मुझे याद है दिल्ली में मैं पत्रकारिता कर रहा था तो क्राइम ब्रांच के एक डीसीपी थे, उन्होंने बड़ा मुझे बुलाया कि अरे यार तुम्हारे मुंगेर का बना हुआ है, मैं भागलपुर करने वाला हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे मुंगेर का बना हुआ है और मैं क्या बताऊं तुमको, ये कि कोई इंटरनेशनल जो क्वालिटी है उसको ये मैच कर रहा है, और मीडिंग जो भी चाहिए आपको वो वहां तक कोई एम्बॉसिंग करके उस वेपन पे दे रहे हैं। आप अपने चंद साल पहले ये भी सुना था कि कई AK-47 राइफल्स जो है वो गायब होगा और उसका बिहार में ताबड़तोड़ हर जगह आपको ये चल रहा था। अभी अनंत सिंह के प्रकरण में आपने सुना होगा कि कितनी गोलियां चली थी दोनों पक्ष से। जो दूसरा पक्ष था अनंत सिंह के ऊपर कितनी गोलियां चली, और उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? आप गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं, उसके बाद फिर आप जानते हैं कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है। तभी मैं कह रहा हूँ स्पीडी ट्रायल नहीं होगा। जो इकोनॉमिक बैकबोन इनका है उसको जब तक आप तोड़ेंगे तब तक ये फ्लरिश करता रहेगा। आप देखिए ना, मनोबल आप सोचिए, दिन दहाड़े की घटना है, द वे दे आर ब्रांडिशिंग द वेपन। मोटरसाइकिल पे 3 आदमी बैठा है, क्यों? यहां से वहां तक, वो तो बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है भारत कि कोई रोक नहीं सकता था। वहीं पर आपको पुलिस वाले नजर आएंगे जो जरा सा हेलमेट ना पहने आपको रोक करके तुरंत वो फिर पैसा ऐंठेंगे आपसे। लेकिन ये हथियार ब्रांडिश करते हुए लोग जा रहे हैं, आपको वो नहीं रोकेंगे। अच्छा, राजनीतिक गलियारे में जो एक सवाल उठ रहा है और हमारे जहन तक भी आया है, उसमें लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने ढलान पे हैं और शायद वो जिस तरीके की पकड़ रखते थे बिहार की राजनीति में और प्रशासन के ऊपर, वो शायद ढीली पड़ गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के 2-2 डिप्टी सीएम हैं, तो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भाजपा ही राज कर रही है। तो ये फेलियर कहीं ना कहीं भाजपा का है और नीतीश कुमार को आगे करके, चूंकि वो सीएम है तो उनके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त सवाल आपका पंकज, बहुत डीप डाइविंग की आवश्यकता है। अभी एक बयान भी आया था और बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट का बयान आया था, मैं अपने पॉडकास्ट में उनसे कहा कि द स्टेट इज प्रेजेंटली बीइंग रूल्ड बाय अ टायर्ड सीएम एंड द रिटायर्ड ऑफिशियल्स। टायर्ड सीएम, रिटायर्ड ऑफिशियल्स। हाल के दिनों में आपने देखा कि नीतीश कुमार की एक्टिविटीज कैसी हुई हैं। किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देना, किसी महिला को किस तरीके से पकड़ करके स्टेज पर घुमाने की कोशिश, या जो वक्तव्य आए हैं। तो ये देखिए, जो वोटर्स हैं, वोटर्स के दिमाग में एक बात तो चली गई है कि नीतीश कुमार इज नो लॉन्गर इन द प्राइम ऑफ हिज हेल्थ, इज ऑन द एब। दिस इज हाई टाइम कि नीतीश कुमार को जो सेक्टर ऑफ पावर है वो हैंडओवर कर दिया जाना था। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी फैक्टर में ह्रास कब से होना शुरू हुआ? तब से होना शुरू हुआ जब से ये आरोप लगने शुरू हुए कि कुर्सी पे चिपके रहने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। वेयर इज एथिक्स, मॉरल जो वैल्यूज या फिर जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको तो दरकिनार कभी भी वो कर सकते हैं ना। इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम, कभी भी जाकर के बड़े भाई से हाथ मिला लेंगे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की स्थिति क्या है? बीजेपी सबसे मुझे लगता है डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इसको मैं कहता हूं Catch-22 सिचुएशन। वो सांप चुचुंदर वाली स्थिति में है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, चिराग पासवान आगे बढ़कर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उधर से जीतन राम मांझी आते हैं और वो फिर कहते हैं कि भाई अपने फोरम में बात करनी चाहिए। भाई चिराग पासवान इज स्क्रिप्टिंग हिज ओन पॉलिटिक्स, तो वो तो बयान देंगे ही देंगे। भाजपा के कुछ नेताओं का दबी जुबान में से ये बयान आया कि यहाँ पर भी बुलडोजर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकाउंटर्स होने चाहिए। आपने तो 2-4 इनकाउंटर तो किए भी, और उसके तुरंत बाद फिर इस तरीके से आपको कहते हैं ना कि बहुत स्पेक्टेकुलर मर्डर्स होते हैं।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी एक सस्टेन्ड पॉलिसी चाहिए। बीजेपी को मैं क्यों कह रहा हूं, रिसीविंग एंड पे आप समझिए, वो बयान भी खुल करके नहीं दे पाते, गवर्नमेंट पे पूरी तरह से कंट्रोल भी उनका नहीं है। नीतीश कुमार का डाउनफॉल ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान उनको भी होगा, क्योंकि गठबंधन का वो हिस्सा है। और जिस हिसाब से यहां पर प्रदेश में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक फटीग फैक्टर डेवलप कर गया है। सबको पता है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव है, और 2025 के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कम वोट में। आप जो है यहाँ पर जो अमित शाह जी का बयान था उसको थोड़ा सा उस पे कहते हैं रीड, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। पिछले बार इनकी स्ट्राइक रेट बहुत कम थी, 43 सीटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद जो एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी बीजेपी के साथ, उसके तहत ये भले ही चले गए वो, सरकार बना लिया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, लेकिन विडंबना देखिए कि नीतीश कुमार हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी हायर अपेरेंट, कोई सक्सेसर नहीं है। तो बाकी जगह रीजनल पार्टीज का क्या हाल हो रहा है, बसपा का क्या हाल हो रहा है, या क्या आंकलन लगाया जा रहा है, टीएमसी का क्या हाल होगा। नेबरिंग स्टेट ऑफ आप इधर देख लीजिए, उड़ीसा में क्या स्थिति हुई। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जदयू की भी स्थिति वैसी ही हो रही है। बीजेपी थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार कैंपेन कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मेरा सवाल ये था कि पप्पू यादव ने एक बयान दिया कि हमको भी धमकी मिल गई है, और ये पूरा बिहार जानता है कि जो हॉस्पिटल में पारस में जो भी जो मर्डर हुआ है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है। साथ ही वो ये भी कहते हुए देखे गए कि खेमका के लड़के का जो पहले मर्डर हुआ था उसमें किस पॉलिटिकल लीडर का हाथ है वो सब लोग जानते हैं। तो वो जब वो कहते हैं कि हम जब समझ रहे हैं और बिहार के लोग समझ रहे हैं, तो क्या बिहार पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस जानते हुए भी अनजान बन रही है, या फिर उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या होने देना चाहती है कि चलो चुनाव है और कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। क्योंकि इस जो घटनाएं घट रही हैं उससे बिहार की छवि जो कुछ भी है उससे और खराब होती जा रही है, और पूरे देश भर में ये माहौल बनता जा रहा है फिर से दोबारा एक बार कि ये क्या हो रहा है बिहार में तो जंगल राज है, इस तरह की बातें हो रही हैं बिहार के बाहर। तो इस पे आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आता हूं इस पे, लेकिन आप देखिए कि ये जो ऑल ऑफ ए सडन नैरेटिव एक सेट हो गया ना, पिछले कुछ दिनों में नैरेटिव सेट होता है, चुनाव काफी करीब है, और ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? नैरेटिव सेट तो ये घटनाएं कर रही हैं। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन इसको भी सही तरीके से उठा भी नहीं रहा है जिस तरीके से उठना चाहिए। भाजपा इसमें काफी माहिर थी। भाजपा ऐसे मुद्दों को, जब नीतीश कुमार और इनकी सरकार थी तो बहुत तेजी से इस मुद्दे को उठाया करती थी भाजपा। अब इस नैरेटिव की वजह से कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है ये एनडीए के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो मेन आपका पोल प्लैंक था, जिस बेस पर, जिस फाउंडेशन स्टोन पर आपने अपने सरकार की नींव रखी थी साल 2005 में, अब वही शेक कर रहा है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। रही बात आपने पूछी पप्पू यादव के आरोपों की, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन हर्ज क्या है? हर एक इन्वेस्टिगेशन शुड बी ओपन एंडेड ना। आप पहले से कोई एग्जाम्पशन प्रिजम्पशन के बेसिस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, उसके कई कॉन्टूर्स हो सकते हैं, आप सबको एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद उसमें से आप सिंगल आउट करना शुरू कर देते हो, देन यू जीरो इन ऑन द पर्टिकुलर केस। साइंटिफिक, सर्कमस्टेंशियल, दोनों एविडेंस को आपको साथ लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चिन्हित हो गया, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में वो भाग तो नहीं सकते बाहर। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आए तो पूरे बॉर्डर को आपने सील कर लिया ना, तो वैसा ही आप एक कुछ ऐसा अलर्ट अनाउंस करते, भाग के कहां जाएंगे? भाग मेरा करके कहां आखिरी जाएंगे सवाल, आपके कुल? हाँ, जी, मेरा आखिरी सवाल यही है। प्रधानमंत्री जी आए, मोतिहारी आए, चले गए और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। घोषणाएं तो इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार बिहार में आकर के वो करते हैं, लेकिन उसका कुछ निकला नहीं। मोतिहारी में कहा कि शुगर मिल शुरू हो जाएगा, आज तक शुरू नहीं हुआ। ये तो खैर अलग चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की। इतनी हत्याएं हो रही इसको लेकर के उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को ऐसा बोलना चाहिए था। ये तो बहुत बार आए, बोले कि आरजेडी के समय में जंगल राज था, इस बार कुछ नहीं बोले। इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दिया है कि अब किस मुंह से नीतीश कुमार पब्लिक फोरम पे जाकर के ये कहेंगे कि आप 2005 के पहले क्या स्थिति थी। स्थिति तो वैसी ही है ना।
आपने तस्वीरें जो देखी कि भाई 3 बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा है, बीच का बंदा वो आराम से हथियार लहरा रहा है। सरेआम भाई, राजा बाजार का इलाका है। आप देखिए कि वहां पर दिन भर कितने कितनी वहां पर मतलब ट्रैफिक मूवमेंट है, कितने जयमाली लोग में। है, पूरा मार्केट प्लेस है, थ्राइविंग प्लेस है। और पारस हॉस्पिटल यहाँ का मुझे लगता है कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी अपनी सिक्योरिटी हम्म। रहती है। तो तमाम सिक्योरिटी को धता बताते हुए 5 आदमी आराम से प्रवेश करते हैं, खूब तसल्ली से मारते हैं। और देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आराम से मार के वो बेफिक्र है, उनको पता है भैया कि किस तरीके से पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या होगा। ये आरोप खेमका के मर्डर केस के टाइम में भी लगा था ना कि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची थी। देखिए बहुत ज्यादा बूमरैंग कर रहा है। अगर बिल्कुल अभी ठीक से बोले। लेकर के चुनाव तक कानून व्यवस्था पर ये लगाम नहीं लगा हम्म। पाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, दिस इज बाउंड टू बूमरैंग बिकॉज द ऑपोजिशन विल यूटिलाइज एवरी अपॉर्चुनिटी टू द हिल्ट और दे विल बी ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। और इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और इस तरह की चर्चा, परिचर्चा और विश्लेषण हम आगे करते रहेंगे अगले एपिसोड में। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज।